हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 12 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ ए मार्च फ्रॉम द सबरमती आश्रम टू दांडी ऑन फ्राइडे टू किक ऑफ सेलिब्रेशंस ऑफ द 75th year of independence. Consider the following statements regarding Dandi March which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 गलत है दोस्तों। न्यूज आया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ करेगा। ऑलरेडी फ्लैग ऑफ हो चुका है। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक फ्लैग ऑफ हो गया होगा। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जो हमारे 1930s में दांडी मार्च हुआ था उसी का एक रीएनैक्टमेंट होगा। बेसिकली 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम मनाने वाला है, उसी की शुरुआत करेंगे ये जो दांडी मार्च का रीएनैक्टमेंट से। अब देखो दांडी मार्च से रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है जिसमें 2 सही है, 1 गलत है। सबसे पहले दांडी मार्च से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। वैसे दोस्तों दांडी मार्च से रिगार्डिंग और एक वीडियो शॉर्टली अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल में, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी क्योंकि दांडी मार्च अभी न्यूज़ में आ गया तो हिस्टोरिकल इवेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अब देखिए दोस्तों, दांडी मार्च और सॉल्ट मार्च वाज पार्ट ऑफ महात्मा गांधी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश मोनोपोली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंस से पहले 1930s में सॉल्ट आम आदमी के लिए बेचना मना था। ऊपर से सॉल्ट खरीदना है तो ज्यादा पैसा देके खरीदना पड़ता था ब्रिटिश से। अब देखो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, बेसिकली दांडी मार्च आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एक पार्ट बोल सकते हो। ठीक, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके दांडी, एक कोस्टल एरिया है गुजरात में, उधर तक पैदल चले थे। बहुत बड़े बड़े सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स गांधी जी के साथ दिए थे। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में दांडी मार्च। देखो 78 पीपल स्टार्ट किए थे एंड 24th डे मार्च था वो, मतलब 24 दिन चला था। और मार्च 12 एंड रीच दांडी ऑन April 5, 1930। तो मार्च 12 को स्टार्ट किए थे और April 5 को दांडी पहुंचे थे। आफ्टर मेकिंग सॉल्ट एट दांडी, गांधी हेडेड टू दर्शना सॉल्ट वर्क्स 40 किलोमीटर साउथ बट वाज अरेस्टेड ऑन May 5। इसमें जो दर्शना सॉल्ट वर्क्स है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, दांडी मार्च को सेंटर ने नेशनल हेरिटेज स्टेटस दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब दिया था? जब 75th एनिवर्सरी मनाया था दांडी मार्च का, वो 2006 में था। 2006 में ही सेंटर ने इसको नेशनल हेरिटेज स्टेटस दिया था। अब देखो ऊपर से हिस्टोरिक दांडी रूट कवरिंग 386 किलोमीटर फ्रॉम सबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी इन अहमदाबाद टू दांडी विलेज इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो बेसिकली अहमदाबाद से दांडी तक जो रूट है ना, इसको डेवलप करके नेशनल हाईवे भी बनाया है, नेशनल हाईवे नंबर 228 अल्फा। तो अब हमारे स्टेटमेंट्स देखिए दोस्तों। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम सबरमती आश्रम इन गुजरात अहमदाबाद टू द विलेज ऑफ दांडी इन द स्टेट ऑफ प्रेजेंट महाराष्ट्र। दोस्तों दांडी जो है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में ही है, तो महाराष्ट्र से कोई कनेक्शन नहीं है, गुजरात में ही पूरा मार्च हुआ था। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। सेकंड क्या है? सेंटर हैज अकॉर्डेड नेशनल हेरिटेज स्टेटस टू दांडी मार्च। बिल्कुल सही। कब दिया था? 75th एनिवर्सरी जब मनाए थे 2006 में। तीसरा क्या है? हिस्टोरिक दांडी रूट कवरिंग 386 किलोमीटर फ्रॉम सबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी इन अहमदाबाद टू दांडी विलेज इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन मार्क्ड एज नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे नंबर 228 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेशनल हाईवे नंबर 228 दांडी मार्च का रूट से आप रिलेट कर सकते हो। तो आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ज्वाइन वर्चुअल समिट ऑफ द क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क क्वाड ऑन फ्राइडे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वाड ग्रुपिंग विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। क्वाड ग्रुपिंग में मेनली 4 कंट्रीज है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। इनके शेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर एंड सस्टेन एन ओपन, फ्री एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। एक्सपर्ट्स का कहना यह है दोस्तों, इस तरह एक ग्रुपिंग से चारों का फायदा है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का क्या फायदा है? जो तीनों से बिल्कुल अलग है, एक वेस्टर्न कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स का यही फायदा है दोस्तों, ज्योग्राफिकली देखा जाएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स एक वेस्टर्न कंट्री है, पैसिफिक रीजन से, इंडो पैसिफिक रीजन से काफी दूर है। तो क्या होगा? इस तरह इंडो पैसिफिक रीजन में एक पावरफुल ग्रुपिंग ऐसे बनाने से इनका इंडो पैसिफिक रीजन में एक कंट्रोल बन जाएगा, एक डोमिनेंस बन जाएगा। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें शामिल है। वैसे क्वाड ग्रुपिंग
और एक मानना यह है क्वाड ग्रुपिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस से अगेंस्ट एक ग्रुपिंग है। वैसे चाइना से तो सारे कंट्रीज आजकल पंगे में हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड वार जो चलता रहता है, जापान के साथ तो है ही। तो चाइना के अगेंस्ट अगर कुछ एक्शन लेना है तो इंडो पैसिफिक रीजन में ही एक बहुत बड़ा ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा। तो इसी के लिए क्वाड स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, क्वाड ग्रुप इज मेंटेन बाय सेमी रेगुलर समिट्स, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, मिलिट्री डील्स ऑफ ऑल मेंबर्स। सेमी रेगुलर समिट्स है, मतलब ऐसा नहीं कोई एनुअली बाई एनुअली ऐसे कुछ होता नहीं है, सेमी रेगुलर है, थोड़ा सा रेगुलर है पर इतना रेगुलर भी नहीं है, ये इसका मतलब। इट इज सी एज ए कॉलिशन ऑफ मैरिटाइम डेमोक्रेसीज। तो मैरिटाइम डेमोक्रेसीज का कॉलिशन है। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब मैरिटाइम डेमोक्रेसीज है कि नहीं, मतलब सी से कनेक्टेड है। अब देखो, आइडिया फॉर क्वाड ग्रुप इज एट्रिब्यूटेड टू फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हु मूटेड इन 2007। शिंजो अबे 2007 से लेके अभी 2020 तक वो प्रधानमंत्री थे। तो अभी हेल्थ रीजंस की वजह से शिंजो अबे जो रिजाइन किया था और दूसरा प्रधानमंत्री बना, उनका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, योगी शुरा करके कुछ है। अब देखो दोस्तों, इन्हीं का इनिशिएटिव था ये जो क्वाड ग्रुपिंग जो है 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का। अब देखो, इट ओरिजिन्स कैन बी ट्रेस बैक टू 2004 सुनामी व्हेन इंडिया कनेक्टेड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। देखो इस तरह क्वाड ग्रुपिंग का एक आइडिया कहां से आया। 2004 दिसंबर में जब सुनामी आया, इंडिया ने खुद के लिए और नेबरिंग कंट्रीज के लिए बहुत सारे रिलीफ एक्टिविटीज किए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस जैसे कंट्रीज भी शामिल थे। तब जापान प्राइम मिनिस्टर ने यह सोचा क्यों ना हमें इस तरह ग्रुपिंग बना दे, इंडो पैसिफिक रीजन में एक पावरफुल ग्रुप बना दे, ताकि सारे कंट्रीज का भला हो जाएगा और चाइना के अगेंस्ट एक अच्छा स्टैंड भी ले सकता है। अब देखो और भी है, क्वाड ग्रुप इज टू कीप द स्ट्रैटेजिक एंड सिग्निफिकेंट सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस। इनका और एक पावरफुल ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, जो इंडो पैसिफिक सी रूट है, जो ट्रेड रूट आप बोल सकते हो ना, इसको बिना कोई इन्फ्लुएंस का रखना है। तो इन्फ्लुएंस जब बात कर रहे हो तब ये चाइनीज इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। कौन इन्फ्लुएंस करेगा? इंडो पैसिफिक रीजन में इतना पावरफुल या पंगे करने वाला कोई और कंट्री है क्या? कोई नहीं है, ओनली चाइना है। तो चाइना के अगेंस्ट एक ग्रुपिंग आप बोल सकते हो इसको। और एक है मलबार एक्सरसाइज, इसे क्वाड्रिलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन क्वाड कंट्रीज। बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, मलबार एक्सरसाइज जो है ना, वैसे मलबार हमारा केरला का कोस्टल रीजन है, जो कैलिकट वगैरह आता है, उस एरिया को मलबार बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, पहले मलबार एक्सरसाइज में बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया, जापान एंड यूएस थे। अब 2020 से ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया है। 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हुआ था। तो अभी मलबार एक्सरसाइज बेसिकली एक क्वाड कंट्रीज का ही एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। अब देखो हमारी स्टेटमेंट्स में पहला क्या है, आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट मोटेड बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, माफ कीजिएगा। तो ये गलत है दोस्तों, वैसे शिंजो अबे ने इनिशिएटिव लिया था। दूसरा क्या है, ओरिजिन्स कैन बी ट्रेस बैक टू 2004 सुनामी। देखो दोस्तों, इसकी जो ओरिजिन है आप 2004 सुनामी से रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हैं मैंने आपको बताया था, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, मलबार एक्सरसाइज। मलबार एक्सरसाइज बिना कोई डाउट का क्वाड कंट्रीज का ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आजकल इंक्लूड हो गया, तो चारों कंट्रीज मलबार एक्सरसाइज में भी शामिल होता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। Question number 3. Recently, Centre's privatization drive of 12 PSUs has started. Which of the following agencies are involved in the privatization of PSUs, Public Sector Undertakings? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। बेसिकली चारों एजेंसीज इन्वॉल्व है, और भी एजेंसीज है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, न्यूज आया था सेंटर ने अपना जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है वो शुरू कर चुका है। नीति आयोग हैज सबमिटेड इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ अराउंड 12 PSUs। नीति आयोग सबसे पहले लिस्ट सबमिट करता है, ठीक है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले का प्लानिंग कमीशन। मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग किया था, तो इन्होंने अपना फर्स्ट लिस्ट सबमिट किया है। अब देखो, लिस्ट सबमिटेड बाय गवर्नमेंट्स पॉलिसी थिंक टैंक, मतलब नीति आयोग, इंक्लूड्स PSUs इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स एंड विल बी रिव्यूड। देखो, नीति आयोग एक बार लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद इसको रिव्यू कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपाम जिसको बोलते हैं, ये रिव्यू करते हैं। इसके साथ साथ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिवेस्टमेंट करके एक है, ये भी रिव्यू करता है। ये कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड डिवेस्टमेंट जो है, हेड कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। तो डिपाम एंड CGD इन्वॉल्व हो गया प्राइवेटाइजेशन ड्राइव में। अब
वंस द सीजीडी कंसिडर्स नीति आयोग रिकमेंडेशंस, देखो नीति आयोग का रिकमेंडेशन सीजीडी कंसिडर करने के बाद, सीजीडी मतलब कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है, इसके बाद क्या करता है, ये सजेशंस देता है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह की क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास पहुंचते हैं सीजीडी के बाद। ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में कौन कौन इंक्लूडेड है, देखो फिनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ये है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म एक बार एंडोर्स करने के बाद डिपाम जो है, डिपाम एक्चुअली बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्राइवेटाइजेशन का जो कार्रवाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी डिपाम है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक बार ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म एंडोर्स करने के बाद, क्लियर करने के बाद, डिपाम फाइल को किसके पास भेजेगा, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास, जो फाइनल साइन करेगा। आप मुझे यह बताइए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर कौन करता है, इसकी चेयरमैन कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो हमारे स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज। नीति आयोग सबसे पहले मैंने बोला, तो नीति आयोग तो है ही, डिपाम है, बिल्कुल है, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिवेस्टमेंट, बिल्कुल है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बिल्कुल है, और भी है दोस्तों, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है कि नहीं। तो ये सब जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव में इन्वॉल्व है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो दोस्तों लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये है क्या, बेसिकली इंडियन स्पेस एजेंसी जो ISRO एंड जापानीज स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, वो दोनों मिलकर एक स्पेस मिशन प्लान कर रहे हैं। कौन सा है, बेसिकली एक लूनार मिशन है वो। तो स्पेस एजेंसीज कोलैबोरेशन कर रहे हैं आपस में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। कौन सा, लूनार मिशन है। ये लूनार मिशन विल सेंड ए लूनार रोवर एंड लैंडर टू एक्सप्लोर द साउथ पोल रीजन ऑफ मून इन 2024। तो 2024 तक मून के साउथ पोल में एक लैंडर भेजना है और इसमें एक रोवर भी होगा जो साउथ पोल को पूरा एक्सप्लोर करेगा। तो इंडिया एंड जापान मिलकर ये काम करेगा। जापान इज लाइकली टू प्रोवाइड द अंडर डेवलपमेंट H3 लॉन्च व्हीकल एंड द रोवर। तो जापान जो लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है H3 एंड रोवर बनाएगा, ISRO क्या करेगा, लैंडर बनाएगा, राइट। मिशन कंसेप्ट हैज नॉट एट बीन फॉर्मली प्रपोज। तो प्रपोज फॉर्मली नहीं हुआ है, अब होगा। 2024 तक का टारगेट दिया हुआ है। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। इट इज अ रोबोटिक लूनार मिशन कंसेप्ट बाय ISRO एंड रशिया स्पेस एजेंसी। ये गलत है दोस्तों, वैसे रशिया स्पेस एजेंसी का नाम है रोस्कोसमोस, वैसे इधर आना चाहिए था जापान स्पेस एजेंसी, जाक्सा नाम है, तो ये गलत है। दूसरा क्या है, इट्स एम इज टू सेंड ए लूनार रोवर एंड लैंडर टू एक्सप्लोर द साउथ पोल रीजन ऑफ मून इन 2024। ये बिल्कुल सही है। और ये जो साउथ पोल रीजन है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये लैंडर एंड रोवर भेजेगा साउथ पोल में मून का। अब और एक चीज मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, रशियन स्पेस एजेंसी का नाम रोस्कोसमोस है। अब मुझे बताइए एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स का डिफरेंस क्या है। सिंपल है दोस्तों, मैं बता देता हूं। देखो स्पेस में जो क्रू जाता है ना, इनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, पर एस्ट्रोनॉट्स कौन बोलते हैं, नासा, जाक्सा, ठीक है, यूरोपियंस, ये सब एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। अब ये रशियन स्पेस एजेंसी जो है ना, वो जो क्रू को भेजते हैं उनको कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा था, गूगल किया था, तो मैंने इसे गूगल किया था एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स का डिफरेंस क्या है, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने आपको बताया। रशिया एस्ट्रोनॉट्स नहीं बोलते, रशियन स्पेस एजेंसी जो है उनको कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। इसमें कॉस्मो तो है ही इधर, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गाहिर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या आया था। न्यूज आया था दोस्तों, ओलिव रिडली फीमेल टर्टल्स हाउ स्टार्टेड मूविंग टू गाहिर माता बीच। ओडिशा के ईस्टर्न कोस्ट में एक बीच है गाहिर माता बीच, उधर इस टाइम पे ओलिव रिडली टर्टल्स जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कम से कम 10 बार मैंने ही खुद क्वेश्चन डाला, क्योंकि हर दिन मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन इसके रिलेटेड न्यूज आते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट के सिलेबस से आप कनेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो ओलिव रिडली टर्टल्स जो है इंडियन ओशन में दिखता है, पैसिफिक ओशन में दिखता है, और ये माइग्रेट करता है। वैसे जो टर्टल है ये काफी दूर तक माइग्रेट करते हैं। इस टाइम पे इंडियन कोस्ट में आते हैं, किसके लिए, अंडे देने के लिए। वैसे ओनली ओडिशा में नहीं, इवन पोंडिचेरी,
अंडमान एंड निकोबार में, नॉर्थर्न आइलैंड्स जो है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स में भी आते हैं, बीचेस में आके अंडे देते हैं। अब देखो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अंडे देने वाला जो प्रोसेस है ना। मैं लाइव देखा हूँ जब मैं पोर्ट ब्लेयर में था। पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी दूर ऊपर डिग्लीपुर करके एक आइलैंड है, मैं उधर सर्विस किया हूँ। तो उधर बीचेस में रात को आते हैं, एक्चुअली मूनलाइट देके आते हैं, ठीक है। उसको जो रास्ता है मूनलाइट से ही पता चलता है। ये बीच में आता है, ठीक है। बीच में आने के बाद कहीं ना कहीं बैठ जाता है, बहुत बड़ा रहता है ये एक होल जो है डिग करता है मिट्टी निकाल के। मिट्टी निकालने के बाद ये बैठ जाता है, फिर ऐसे अंडे देते हैं। 1-1.5 घंटे ऐसे बैठ जाते हैं, कम से कम 125 से लेके 175 तक, 175 तक अंडा देते हैं। मतलब एवरेज आप देख लो 130-140 अंडे देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं ना, ये जितने मिट्टी है इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। वो काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बेसिकली वो देखने लायक है। पूरा मिट्टी डाल के फिर दूसरे को आएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा इसके नीचे अंडा है या नहीं। पर उस एरिया में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, ये अंडे को निकाल के वो लोग अलग से एक हैचिंग साइट बना के रखा होगा बीच के साइड में, उधर जाके उसको सेफली प्रोटेक्ट करेगा। नहीं तो क्या होगा, उधर ऐसे फोक्स, कुत्ते ये सब घूमते रहते हैं, वो उनको पता रहता है कहाँ अंडे दिया है, वो मिट्टी निकाल के खा भी सकता है। तो फॉरेस्ट वाले इसको हैचिंग करते हैं, फिर नेस्टिंग करके उसको बाद में जब ये बच्चा पैदा हो जाता है उसको समुद्र में छोड़ते हैं। तो ये काम फॉरेस्ट वाले करते हैं, इसलिए सर्वाइव करते हैं वैसे। पर और एक चीज़ है दोस्तों, जब बच्चे छोटे छोटे टर्टल्स को सी में छोड़ते हैं ना, मतलब जब छोड़ते हैं 500-1000 एक साथ ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसमें से काफ़ी सारे मर जाते हैं, कुछ ना कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बता दिया नेस्टिंग के बारे में। अब हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है, दे आर अराइविंग एट द बीच टू ले एग्स व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज अरिबाडा। अब जो टर्टल्स आते हैं ना इधर, ये जो बीचेस में, इस प्रोसेस को अरिबाडा भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंडियन वर्ड नहीं है, कोई फॉरेन वर्ड है, अरिबाडा, ध्यान दीजिएगा। लोकेटेड विद इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ भीतरकनिका नेशनल पार्क। आप देखो दोस्तों, ये जो गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर ही है। ओडिशा ओनली टर्टल सेंचुरी है, ठीक है। ओडिशा का एक ही टर्टल सेंचुरी, वो है गाहिर माता। As part of the Gahirmata Beach, Turtle Sanctuary is the place where one can spot olive lily turtles. तो olive lily turtles जो है वो उधर देख सकते हैं। और क्या है, हम्पैक डॉल्फिन, इसे कोस्टल डॉल्फिन फाउंड इन गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बेसिकली गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक मरीन सेंचुरी भी है। ओडिशा में एक ही मरीन सेंचुरी है, एक ही टर्टल सेंचुरी है, वो दोनों गाहिर माता है। ये है हम्पैक डॉल्फिन, ये उधर दिखता है। 2020 में एक रिपोर्ट आया था, ये जो डॉल्फिन है ना, ये मरीन सेंचुरी से डीप सी में माइग्रेट हो रहा करके, पोल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से। ये एक रिपोर्ट है था काफ़ी पहले। अब क्या है, धमरा रिवर माउथ इन नॉर्थ टू ब्राह्मणी रिवर माउथ इन साउथ, ठीक है। तो ये दो रिवर भी आप रिलेट कर सकते हो उधर, एक धमरा रिवर है और एक ब्राह्मणी रिवर है। इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स नेस्टिंग बीच फॉर ओलिव लिली टर्टल्स, ये मैंने आपको बता दिया। गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली मरीन सेंचुरी ऑफ ओडिशा, ये भी मैंने बता दिया। अब आपका स्टेटमेंट देखो, गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा, सही। इट इज़ द ओनली मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल सही। हम्पैक डॉल्फिन के बारे में आपको बता दिया, तो तीनों सही है। ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स इन इंडिया इज लोकेटेड सी साइड। आंसर इज ऑप्शन ए, कोणार्क टेम्पल, पुरी, ओडिशा। कोणार्क टेम्पल पुरी में है, पुरी ओडिशा का ईस्टर्न कोस्ट में आता है। एक हिस्ट्री भी है कोणार्क टेम्पल का। पुराने टाइम पे जो सेलेस होते थे, जो समुद्र पार करके आते थे, उनके लिए कोणार्क टेम्पल जो है एक रेफरेंस टाइप का काम करता था। तो कोई डाउट नहीं है, कोणार्क टेम्पल सी साइड में है। गोल गुम्बाज बीजापुर में, बीजापुर कर्नाटका एक कोस्टल स्टेट है, फिर भी बीजापुर जो है काफी अंदर है। हिल पैलेस एर्नाकुलम, ये थोड़ा डाउट आ सकता है क्योंकि हिल पैलेस एर्नाकुलम में है। अब दोस्तों, एर्नाकुलम एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है केरला का, पर दोस्तों सी से कम 15 किलोमीटर अंदर है हिल पैलेस, ठीक है। हिल पैलेस काफी एक म्यूजियम बना दिया है, काफी ब्यूटीफुल जगह है। केरला गवर्नमेंट ने हिल पैलेस को हिल पैलेस म्यूजियम बनाया है, काफी इंटरेस्टिंग एरिया है। और मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मथुरई तो एक फेमस टेम्पल है मथुरई में। तमिलनाडु भी एक कोस्टल स्टेट है, पर मथुरई सी से कम 160 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो आंसर इज कोणार्क टेम्पल, पुरी, ओडिशा। आज का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, A memorial dedicated to 70,000 soldiers of the British Indian Army who laid down their lives during World War I and the Second Anglo-Afghan War. The memorial has the names of 13,300 servicemen, Indian and British, inscribed on it. About which war memorial the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे
उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। व्यूज़ बहुत कम आ रहा है दोस्तों, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और शेयर नहीं कर पा रहे तो कम से कम जितने लोग देख रहे हो सब लाइक एंड कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए रिक्वेस्ट। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन, जितने भी पीपीटीज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई में बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।